इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब एक नर्व इम्पल्स से कैसे स्टिमुलस का कंडक्शन होता है। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स सराउंडेड बाय ईसीएफ। जैसे एक जो नर्व सेल है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब जैसे उन्हें स्टिमुलस मिलता है दे गेट एक्साइट, एंड उनके जो आसपास होता है वो ईसीएफ जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे नर्व के आसपास ये न्यूरॉन है, उसके आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जो न्यूरॉन्स की नर्व है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है Na+ और K+ आइंस के, और जो ECF है वो Na+ और K+ आइंस में रिच होता है, मतलब यहाँ पे इनकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक डायग्राम है न्यूरॉन का, जिसमें ये हमें पता है इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये है हमारे पास सेल बॉडी, और ये हमारा होता है एक्सोन। ये एक्सोन टर्मिनल, जिसको हम साइनेप्टिक नोब भी कह देते हैं। जो हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन हम इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। जो ये मेम्ब्रेन है ये है सिलेक्टिवली परमिएबल, जो हम ऊपर बात कर रहे थे Na+ और K+ आइंस में, और ये है अंदर वाला एक्सोप्लाज्म। जैसे ये एक्सोन है तो इसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम इसको अब जूम इन करते हैं, अगर हम देखते हैं अब स्टिमुलस का कैसे इफेक्ट पड़ता है एक न्यूरॉन पे। तो सबसे पहले ये एक पोलराइज्ड न्यूरॉन है। पोलराइज्ड न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन जो अभी तक रेस्टिंग स्टेट में है। रेस्टिंग स्टेट मतलब उसमें अभी तक स्टिमुलस नहीं आया है, कोई भी एक्साइटेटरी नर्व सेल्स अभी हुए नहीं हैं। तो ये हमारी मेम्ब्रेन है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ये हमारा अंदर है एक्सोप्लाज्म, और ये बाहर कह देते हैं हम ECF। ECF क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ECF इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो कि पॉजिटिव आइंस में रिच हो, एंड एक्सोप्लाज्म इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो जिसके पास नेगेटिव आइंस ज़्यादा हो या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। और ये है हमारे सोडियम पोटेशियम पंप्स। इन पंप्स के थ्रू ही हमारा जो न्यूरॉन है वो आगे अपनी कंडक्शन को फॉरवर्ड करता है। तो ये पोलराइज न्यूरॉन है जो कि रेस्टिंग स्टेट में है। नेक्स्ट अब आप आता है कि अब इस न्यूरॉन में, पोलराइज न्यूरॉन में अब कोई स्टिमुलस एंटर हुआ। ये हमने पिंक जो है इसको हमने स्टिमुलस से शो किया है, इस पिंक को। तो ये जब स्टिमुलस आया, हम देखो स्टिमुलस हैज़ अराइव्ड एंड रिजल्टिंग इन एन इनफ्लक्स ऑफ Na+ इन द एक्सोप्लाज्म। जैसे स्टिमुलस आता है, जो बाहर ECF में Na+ और K+ थे, हमें पता है ECF इनमें रिच था। तो जैसे स्टिमुलस आता है तो ECF Na+ को अंदर भेज देता है एक्सोप्लाज्म में। किसके थ्रू? इन चैनल्स के थ्रू, इन सोडियम पोटेशियम चैनल्स के थ्रू। इनफ्लक्स इज ओनली परमिटेड नियर द एक्साइटेड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये Na+ का इनफ्लक्स सिर्फ उसी रीजन में होगा जहाँ पे स्टिमुलस अभी आया है। जैसे स्टिमुलस अभी सिर्फ इस पोर्शन में आया है तो इनफ्लक्स सिर्फ इस पोर्शन में होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। पोलैरिटी ऑफ न्यूरॉन इज रिवर्स्ड। जैसे ही Na+ अंदर एंटर हुआ एक्सोप्लाज्म में, जो पोलैरिटी है न्यूरॉन की, पोलैरिटी मतलब ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो कॉन्सेंट्रेशन है Na+ की वो एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा हो गई, इसलिए अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। स्टिमुलेटेड रीजन इज नाउ कॉल्ड डीपोलराइज न्यूरॉन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ इज मोर इनसाइड द न्यूरॉन एंड लेस आउटसाइड। जो स्टिमुलेटेड रीजन है न्यूरॉन का उसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड न्यूरॉन, मतलब जहाँ पे स्टिमुलस आया है उसको कहेंगे डीपोलराइज्ड, और जहाँ पे नहीं आया है वो हमने क्या बोला था, वो है पोलराइज्ड। नॉन एक्साइटेड रीजन ऑफ न्यूरॉन इज स्टिल कॉल्ड द पोलराइज्ड न्यूरॉन और न्यूरॉन एट रेस्टिंग स्टेज। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि अभी जो नॉन एक्साइटेड रीजन है, मतलब जहाँ पे स्टिमुलस अभी नहीं आया है, उसको कहते हैं पोलराइज्ड या फिर न्यूरॉन एट रेस्टिंग स्टेट, या स्टेज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना आपको समझ आया कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन की, एक तो क्या होगी, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगी, दूसरा उसको हम डीपोलराइज न्यूरॉन कहेंगे, और जो इन्फ्लक्स होगा Na का वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड रीजन में ही परमिटेड होगा।
नाउ नेक्स्ट, अब जैसे जैसे स्टिमुलस आया वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी होगा। अब पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। एज द स्टिमुलस मूव्स फर्दर द अर्लियर डीपोलराइज्ड हैज़ नाउ बिकम रीपोलराइज्ड बाय अलाउइंग 3Na+ आउट एंड 2K+ इन। देखो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो पहले वाला डीपोलराइज था, ये पहले डीपोलराइज कैसे था, क्योंकि इसके पास पहले स्टिमुलस थी, और ये था पोलराइज्ड क्योंकि इसके पास कोई स्टिमुलस नहीं थी। बट अब क्या हुआ, अब ये डीपोलराइज्ड वाले ने अपनी स्टिमुलस इसको दे दी, तो ये पोलराइज से हो गया डीपोलराइज्ड, और ये डीपोलराइज से हो गया रीपोलराइज्ड। मतलब स्टिमुलस देने के बाद वो न्यूरॉन रीपोलराइज हो जाता है, और जो पहले वाला पोलराइज्ड है वो डीपोलराइज हो जाता है। For neuron to become repolarized, every 3Na needs 2K positive as a balanced state. अब सेम चीज़ होगी, पोलैरिटी तो रिवर्स होगी क्योंकि स्टिमुलस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वही यहाँ पे Na+ का इन्फ्लक्स होगा। तो इसके लिए एक हमारे पास रेशो होता है, एक स्पेसिफिक रेशो, वो होता है जब 3 आयंस ऑफ सोडियम बाहर जाएंगे तब 2 आयंस अंदर पोटेशियम के अंदर आएंगे। ये कैसे, ये एक सेट ऑफ रूल है इस स्टेट को बैलेंस करने के लिए। मतलब जब ये पोलैरिटी रिवर्स होगी ये इसी रेशो में होगी, 3 आयंस अंदर जाएंगे और 2 के बाहर आएंगे, तभी हमें आगे ये पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज मिलेंगे। डीपोलराइज को रीपोलराइज होने में ये 3Na और 2K का जो रेशो है ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए जैसे 3Na है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, टीना, 3Na टीना, और 2K है तो 2K को जैसे हम आज की लैंग्वेज में 2000 को हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लर्न करिए कि टीना ने 2000 रुपये दिए बाहर आने के लिए, क्योंकि ये तो 3Na तो आउट होंगे और 2K इन होंगे, तो टीना ने 2000 रुपये दिए, इन किए, किसको, एक्सोप्लाज्म को बाहर आने के लिए। फर्दर स्टिमुलस कंटिन्यूज टू स्प्रेड एज एन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू एक्सोप्लाज्म एंड पोलैरिटी रिवर्स्ड। जो ये जो पोलैरिटी वाला सीन है ये कंटिन्यू होता रहेगा और 3Na बाहर आते रहेंगे, 2K अंदर जाते रहेंगे, और ये पोलैरिटी ऐसे रिवर्स्ड होती रहेगी। तो इसमें ये तो हमारा अब हो गया रीपोलराइज्ड। क्यों, क्योंकि इसने अपनी स्टिमुलस आगे फॉरवर्ड कर दी, इसके पास कोई स्टिमुलस नहीं थी, अब इसके पास आ गई, तो ये हो गया डीपोलराइज्ड। इसके पास अभी तक स्टिमुलस नहीं आई, तो ये है हमारा पोलराइज्ड या फिर रेस्टिंग न्यूरॉन वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब क्या हुआ, अब जो हमारी स्टिमुलस थी वो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई। तो स्टिमुलस हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ न्यूरॉन, दैट इज़ द साइनेप्टिक नोब्स। यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में लिया है कि ये हमने सिर्फ 3 चैम्बर्स से हमने बताया है, वैसे इसमें बहुत लॉन्ग होते हैं न्यूरॉन्स। तो अब इसमें जो न्यूरॉन है अब वो एंड पे आ गया। जब वो एक स्टिमुलस एक्सोन के एंड पे, मतलब यहाँ पे ये एक्सोन टर्मिनल पे आ चुकी है। जब एक स्टिमुलस न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल पे आ जाए, तब हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा था ना, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब्स थे, ये साइनेप्टिक नोब्स। जब वो स्टिमुलस यहाँ पे आ जाए तब वो क्या करते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं अब। तब इम्पल्स गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू केमिकल वेसिकल्स। ये केमिकल वेसिकल्स आपको याद होगा, हमने एसिटाइल कोलिन एंजाइम पढ़ा है एक, जो कि ये नोब साइनेप्टिक नोब्स होते हैं। ये आगे डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उसके बीच में केमिकल वेसिकल्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के, या और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स इज़ द वर्ड, ट्रांसमीटर्स, जो कि आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसका एक एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। तो जो वो इम्पल्स इन वेसिकल्स में केमिकल की फॉर्म में पैक हो जाते हैं, एंड देन इट गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और उनकी डेंड्राइट्स को दे देते हैं, एंड देन अगेन दिस होल प्रोसेस कंटिन्यूज।
तो अब इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कोई न्यूरॉन नहीं, यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं आया था, तो ये था पोलराइज्ड न्यूरॉन। फिर जब यहाँ पे स्टिमुलस आया तो ये बन गया डीपोलराइज्ड। फिर इस डीपोलराइज्ड ने अपनी आगे स्टिमुलस फॉरवर्ड कर दी, तो जो ये वाला था ये तो बन गया रीपोलराइज्ड, और ये वाला बन गया डीपोलराइज्ड, और ये अभी भी पोलराइज्ड ही है। फिर हमने देखा जब एंड में जाते जाते इसके पास स्टिमुलस आ गया, तो वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा, तो उसने अपनी पोलैरिटी तो रिवर्स की, लेकिन जब वो साइनेप्टिक नोब पे पहुंचा तब जाके वो केमिकल वेसिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके थ्रू अपना इम्पल्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझाया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।